नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास शो बीट डायबिटीज में। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। डायबिटीज दुनिया की सबसे ज्यादा होने वाली डिजीज में से एक है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की माने तो 2045 तक इंडिया में 12 करोड़ लोगों को डायबिटीज होने के आसार हैं। इस बीमारी के मुख्य जोखिम खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, हार्मोनल इंबैलेंस और हेरिडिटरी है। डायबिटीज के कई लक्षण हैं, जैसे कि प्यास ज्यादा लगना, थकान महसूस करना, बार बार पेशाब आना और वेट लॉस या वेट गेन होना। ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर्स का पैनल। डॉक्टर राकेश गुप्ता, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर रविवीर सिंह भल्ला, डायरेक्टर एंड यूनिट हेड इंटरनल मेडिसिन, सर्वोदया हेल्थ केयर, फरीदाबाद। डॉक्टर संजीव कपूर, डायरेक्टर एंड एचओडी इंटरनल मेडिसिन, मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स, फरीदाबाद। डायबिटीज पर खास चर्चा करने के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर राकेश, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, क्या आप हमें यूथ पर डायबिटीज की शुरुआत के इफेक्ट के बारे में बता सकते हैं, खासकर तब से जब एक सोसाइटी के रूप में हम लंबे समय से इस मिथ पर विश्वास करते रहे हैं कि डायबिटीज बुढ़ापे से संबंधित है और यूथ को ये नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि अक्सर यूथ की मेंटालिटी ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती है कि वो एक डायबिटिक है। जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो दो किस्म के डायबिटीज हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। एक होते हैं जिसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज, जो कि ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में होता है, तकरीबन 35-40 साल के बाद में। और एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़, जो बच्चों में अक्सर देखा जाता है और 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चों में भी देखा जाता है। कोविड के दौरान हमने देखा कि कई यंग लोगों में ये डायबिटीज़ देखने को हमें मिला। और अब ये भी हमें मालूम है कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है और एशिया एक टिपिकल ऐसी जगह है जहाँ डायबिटीज़ बाहर के देशों के मुकाबले, यूरोप के देशों के मुकाबले या वेस्ट के मुकाबले 10 साल पहले पाया जाता है। तो हमारे यंग एज में डायबिटीज़ होना कोई बड़ी अचरज की बात नहीं है। और कितनी बार हमने देखा है कि एक रेगुलर चेकअप में या पेशेंट्स का जब हम चेकअप कराते हैं उसमें हम देखते हैं कि पेशेंट को अच्छा खासा शुगर होता है। और डायबिटीज़ जो होता है वो ऐसा नहीं कि कोई 2 साल से होता है, 1 साल से होता है। कई बार हमने देखा कि सालों साल से पेशेंट को होता है और पेशेंट को पता भी नहीं होता। तो डायबिटीज़ कोई एज को नहीं छोड़ता, यंग एज में भी होता है, बड़ी उम्र में भी होता है। ये बिल्कुल सोच गलत है कि अब सिर्फ बड़ी उम्र को होता है और हमें यंग एज में नहीं होगा। सो आई थिंक सबको एक किस्म का एहतियात रखना चाहिए कि डायबिटीज़ के कम से कम चेकअप एक ज़रूर रेगुलर करा लेना चाहिए, देखने के लिए कि हमको डायबिटीज़ है तो नहीं कहीं। क्योंकि डायबिटीज़ के लक्षण होने में भी टाइम लगता है और कई बार पेशेंट का शुगर पहले दिखता है और लक्षण बाद में दिखते हैं। तो इसलिए पूरे ध्यान से ही हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और डायबिटीज़ एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। तकरीबन 10 से 12% कंट्री जो है हमारी वो डायबिटीज़ से ग्रस्त है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर उम्र के पेशेंट्स को डायबिटीज़ के बारे में सोच रखनी चाहिए। डॉक्टर रविवीर, क्या आप हमें उन लाइफस्टाइल के बारे में बता सकते हैं जो इस बीमारी को बढ़ावा देते हैं? क्या ऐसे कुछ साइंस और सिम्टम्स हैं जिन पर किसी को ध्यान देना चाहिए? यंग अडल्ट्स में डायबिटीज कितने समय तक अननोटिस रह सकती है? डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है। आपने सही बताया कि लाइफस्टाइल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो लाइफस्टाइल आजकल हम फॉलो करते हैं, हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल उसे कहा जाता है। इसका मतलब कि आप बैठे हैं तो घंटों तक बैठे ही रह गए कुर्सी पे, टीवी देख रहे हैं तो लेट के देख रहे हैं, बैठे हुए हैं वहां पे सीरियल चला जा रहा है। आप हमारे हिलने जुलने की जो क्रिया है वो बहुत ही कम मात्रा में हो गई है। तो इससे हमारी जो लैक ऑफ एक्टिविटी या लैक ऑफ एक्सरसाइज, जिसे हम कहते हैं कि हम बिल्कुल कुछ मोशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे हमारे शरीर पे कई तरह के बुरे असर पड़ते हैं और ये डायबिटीज को बढ़ावा देते हैं। तो एक तो ये है कि हमें एक्सरसाइज रेगुलर तौर पे करनी चाहिए, कम से कम 150 मिनट प्रति हफ्ते में कम से कम करनी चाहिए। हफ्ते में 5 दिन कम से कम एक्सरसाइज करनी चाहिए। और सेडेंटरी मतलब पूरे टाइम बैठे रहना अवॉइड करना चाहिए। जब भी हमें मौका लगे हम उठ के खड़े हो जाएं, थोड़ा बहुत चलें फिरें। लगातार कुर्सी पे बैठे रहना या बैठ के टीवी देखते रहना एक अच्छी आदत नहीं है। दूसरा ये हमने जो फास्ट फूड और जंक फूड का एक इम्पोर्ट किया है वेस्ट से, मतलब बाहर के देशों से तरीका कि हम रेडीमेड खाना लें, ऐसे पकवान लें जिसमें बहुत ज़्यादा घी तेल मात्रा में होता है, या फ्राइड स्टफ हो या बीफ भी हो। तो ये सारी चीज़ें जो रिफाइंड खाने मतलब ग्रेन से बनी हुई हैं, जैसे कि मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बुरी, हमारी सेहत के लिए बुरा असर करती हैं, डायबिटीज़ को बढ़ावा देती हैं। तो हमें होल ग्रेन जैसे कि पूरा
हम सोचें कि ज्वार, बाजरा, आटा ये सब चीज़ मिक्स करके अगर हम लेते हैं, ब्रेड वगैरह इस तरह की चीज़ें अवॉइड करते हैं। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जूस, ये सब चीज़ जो तुरंत ही शुगर को बढ़ा देती है शरीर में, वो चीज़ें अवॉइड करें। तो और जैसे जो डीप फ्राई करके बार-बार ट्रांस फैट हो रहा है, जैसे कि समोसे हो गए, इस तरह की चीज़ें जो बार-बार एक ही तेल में तली जा रही है और खाई जा रही हैं, तो उन चीज़ों को अगर हम अवॉइड अवॉइड करें, उसके बदले में पौष्टिक आहार लें, जैसे कि फल सब्जी हो गया जिसमें रेशा ज़्यादा होता है, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा मददगार होती हैं डायबिटीज़ से बचने के लिए। दूसरा आपका सवाल था कि क्या डायबिटीज़ के क्या लक्षण होते हैं। कई बारी जब डायबिटीज़ मामूली लेवल पे होती है तो किसी को नहीं पता चल पाता है, पर फिर भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कमज़ोरी महसूस होना, रिकरेंट बार-बार इन्फेक्शन होना, पेशाब बार-बार आना, या वज़न कम होते जाना बिना किसी वजह के, या भूख ज़्यादा लगना, ये सारे भी डायबिटीज़ के लक्षण हैं। और इसके अलावा जब बहुत तेज़ हो जाती है डायबिटीज़, तब फिर उल्टियाँ होना या होश में फ़र्क आना, पेट दर्द होना, ये सब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। लंबे समय से चलने वाली डायबिटीज़ में हमें उसकी कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि न्यूरोपैथी में नसों की कमज़ोरी, हाथ-पैर सुन्न हो जाना, पाँव में छाले हो जाना, हार्ट अटैक वगैरह होना, ये सब चीज़ें हमें देर में जाके पता चलती हैं। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डायबिटीज़ जब पहली बार डायग्नोज़ की जाए, तो उसी समय पाया जाए कि इंसान की जो शुगर लेवल है वो 500, 400 ऐसे कुछ बहुत ही ऊपर पाई जाती है, और अचानक शॉक सा लगता है कि इतनी ज़्यादा कैसे है। तो इसमें सतर्क रह के ही हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि अगर हमारे परिवार में किसी को डायबिटीज़ है, हमारी लाइफ़स्टाइल अच्छी नहीं है, तो हम अपना रेगुलरली चेकअप कराएँ, 30-40 की उम्र के बाद में कम से कम हर साल 2 साल में चेकअप कराते रहें। तो हम आपसे डायबिटीज़ ऐसे हमारे ऊपर अचानक से एक हमला करे या अचानक से उजागर हो, उस चीज़ से बचा जा सकता है। डॉक्टर संजीव, आजकल यंगर पॉपुलेशन काफ़ी प्रोडक्टिव और सोशली काफ़ी एक्टिव माने जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए कैसा लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, जब इतनी यंग एज के अंदर, एट दी एज ऑफ, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि यूजुअली ये डिजीज़ जो है टाइप 2 40 ईयर्स के बाद होती है, बट रिसेंटली आप पिछले 10-15 साल का रिकॉर्ड देखें तो 15 से 20 साल के बीच में बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को, यंग प्रोफेशनल्स को बहुत अर्ली स्टेज में, नॉट इवन डिकेड, इवन 1.5 to 2 डिकेड्स का डिफरेंस आ गया है एज कम्पेयर टू द पास्ट। सो वी हैव ए लार्ज अमाउंट ऑफ ए यंग पॉपुलेशन हु इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। अब उसके अंदर उनको हम ये नहीं कह सकते कि आप अपने प्रोफेशन चेंज करिए या कुछ ऐसे प्रोफेशन में जाइए जहाँ पे आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े। द एम इज़ कि उनको जितना एक्टिव रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। दे शुड नॉट चूज ए सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दे शुड नॉट चूज ए प्रोफेशन विच इन्वॉल्व्स कि उनको सेडेंटरी बिल्कुल काम ना करना पड़े, बैठने का काम हो, दुकानदारी का जैसे काम है, टोटल बैठने वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस मैं देना चाहता हूँ इन बच्चों को जिनको डायबिटीज़ यंग एज के अंदर हो गई, उनको सबसे पहले अपना वेट कम करने की ज़रूरत है। खान पान, स्मोकिंग को बंद करना, वेट कम करना, मीठा जो डाइटिशियन जैसे बताती है उस टाइप का खाना, डाइटिशियन की हेल्प लेके खाना खाना, ये करना चाहिए। स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बच के रहना चाहिए। जितना स्ट्रेस कम करेंगे, जितना उस डिजीज़ को आप एक्सेप्ट करके चलेंगे, उतनी जल्दी आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। डॉक्टर राकेश, क्या कुछ ऐसे ट्रेंड्स और पैटर्न्स हैं जो पर्टिकुलरली यंगर पॉपुलेशन से रिलेवेंट है? डायबिटीज़ की बात की जाए तो यंग पॉपुलेशन में डायबिटीज़ के लक्षण वैसे ही होते हैं जैसे अडल्ट्स में होते हैं, जैसे ज़्यादा यूरिन आना, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, और सबसे मेन बात जो हमें देखने को मिलती है आजकल कि यंगर पॉपुलेशन में आजकल ओबेसिटी काफ़ी है और मोटापा काफ़ी है। और हमारा खान पीन जैसा है, आपको मालूम है हमारा खान पीन जो है ज़्यादा जंक फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है, और हमारी कचौड़ियाँ, हमारे समोसे, ये सब बहुत पॉपुलर है हमारे टायर 2 सिटीज़ में, टायर 3 सिटीज़ में, मेन सिटीज़ में, हर जगह, विलेजेस में। सो ये खान पीन हमने देखा है एक बड़ा मेजर फैक्टर होता है जो यंग एज में दिखता है। यंग एज में जब पेशेंट को शुगर होता है तो काफ़ी हद तक पेशेंट को प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, और यस, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, बड़ा अनएक्सपेक्टेड लगता है पेशेंट को, लेकिन फैमिली हिस्ट्री बड़ा मेजर एक फैक्टर प्ले करती है। टाइप 1 डायबिटीज़ तो एक अलग किस्म का डायबिटीज़ होता है जो सिर्फ 5% पॉपुलेशन में होता है। उसमें तो एक अलग किस्म का एक इलाज होता है जिसमें पेशेंट को इंसुलिन देना पड़ता है, कोई और चॉइस नहीं होती। लेकिन 95% पॉपुलेशन जो होती है उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ होता है,
जिसमें मोटापा होना, खुरदरा स्किन होना, थिकनेस होना, लेथार्जिक लोगों में होना और ये सब लक्षण जो डायबिटीज़ के होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने बोला, एक टिपिकल एशियन फिनोटाइप होता है जिसमें पेशेंट ऊपर से नीचे तक थिन होता है, लेकिन उसका जो मोटापा होता है बीच में वो ज़्यादा होता है, जिसको ट्रंकल ओबेसिटी कहते हैं। ये देखना बड़ा कॉमन होता है पेशेंट में, और इंडियन पॉपुलेशन में पर्टिकुलरली कॉमन होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं थिन ओबीस इंडियन पॉपुलेशन, और डायबिटीज़ में ये बहुत देखने को मिलता है। तो यंगर पॉपुलेशन में भी देखने को मिलता है, और डायबिटीज़ के ये जो लक्षण होते हैं टिपिकल हैं इंडियन फ्रेमवर्क में, जिसमें हमें यंग पॉपुलेशन को ये सब फीचर्स के साथ देखने को मिलता है। डॉक्टर रविवीर, हाई स्ट्रेस प्रोफेशनल रोल्स, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग, इरेगुलेटेड वर्किंग आवर्स और लेट नाइट वॉकिंग, इन सब चीजों का डायबिटीज पर क्या असर पड़ता है? देखिए, अगर आजकल आमतौर पे देखा गया है कि जैसे कि आईटी प्रोफेशनल हो गए या बैंक में ही काम करने वाले लोग हो गए, इवन स्कूल्स में भी काम करने, हर एक जगह स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। टारगेट्स की एक होड़ सी लगी रहती है, एक से आगे रैट रेस जिसे हम कहते हैं कि आगे निकलने की चेष्टा में हर कोई रहता है। तो जितना भी स्ट्रेस लेवल है हमारे ऊपर, उसमें कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि एंटी इंसुलिन हार्मोन बोले जाते हैं, जैसे कैटेकोलामीन्स हो गया, कॉर्टिसोल हो गया। तो ये सारे हमारे शुगर लेवल को बढ़ाते हैं ताकि हम फाइट कर सकें, हम भाग सकें लगातार। तो ये नेचुरली जो स्ट्रेस लेवल है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उतना ही काम लें जितना हम कर सकते हैं। टारगेट्स भी रियलिस्टिक हों, जो मतलब आराम से अचीवेबल हों, जो किए जा सकें। और कभी कभी हम उतना, अगर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा काम है तो हर एक चीज़ के लिए हाँ ना बोलते जाएं। जब मौका लगे तो हम रिफ्यूज़ करें या डेलीगेट भी कर दें रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और लेट नाइट्स जो हैं वो भी अच्छी नहीं है सेहत के लिए, क्योंकि ये पाया गया है कि अगर हम नींद पूरी तरीके से नहीं लेते हैं तो भी हमारे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जो कि डायबिटीज़ को बढ़ावा देता है। ये भी एक रिस्क फैक्टर में आता है। फ्रीक्वेंट अगर हमें आना जाना है तो नेचुरली हम खाना एक तरीके से नहीं ले पाते हैं। कई बार बाहर हम अपनी चॉइस का खाना नहीं ले पाते हैं, हमें मजबूरन कोई ना कोई ऐसी चीज़ें लेनी पड़ती हैं जो कि हम शायद घर पे नहीं लेते। तो ये सारी चीज़ें हमारे डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ाती हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हीं फूड चॉइसेस, वही खाना हम लें जो सेहतमंद हो, और जो फास्ट फूड या इस तरह की चीज़ें हैं जो जैसे कि मैंने पिछले सवाल में बताया, उन सब चीज़ों को अवॉइड करें। होल ग्रेन्स लें, फल सब्जी ये सब चीज़ ज़्यादा लें, जूस, कोल्ड ड्रिंक या बहुत ज़्यादा अल्कोहल भी डायबिटीज़ के लिए अच्छा नहीं माना जाता, और ना ही स्मोकिंग। ये दोनों चीजें भी डायबिटीज के लिए एक रिस्क फैक्टर में काउंट करती हैं। डॉक्टर संजीव, क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या कोई स्पेसिफिक मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हैं जो डायबिटीज को डायग्नोज कर सकती है या डायबिटीज से प्रेरित हो सकती है, और अगर हाँ तो इसको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं? इसमें दो चीज़ें हैं। एक पहला क्वेश्चन तो ये है आपका कि डायबिटीज़ की वजह से डिप्रेशन, जैसे मैंने पहले आपका जो क्वेश्चन था उसमें पार्टली इसका आंसर दिया है कि जब पता लगता है पेशेंट गोज थ्रू अ स्टेट ऑफ शॉक एंड देन ही गोज इनटू स्टेज ऑफ डिनायल, और उसके बाद या तो वो संभल जाता है अगर ट्रीटमेंट करवाता है, अगर नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ जितने लोग हैं, यंग पॉपुलेशन है, वो अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि वो इसको इग्नोर कर देते हैं। दे नेग्लेक्ट द डिजीज़ टिल द टाइम जब तक उनको दोबारा कोई ना कोई इसकी कॉम्प्लिकेशन ना हो। 4, 5, 6 साल के अंदर फोड़े निकलने शुरू हो गए, ब्लड शुगर इतना बढ़ गया कि सांस फूल गया, डायबिटिक कीटोसिडोसिस हो गया, उस स्टेज पे आके वो लोग ध्यान देते हैं। तो बिकॉज डायबिटीज़ से डिप्रेशन यंग इंडिविजुअल में होता है। यही अगर डायबिटीज़ 40, 50 साल, 60 साल की उम्र में होती है तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरी फैमिली हिस्ट्री है। बट समबडी एट द एज ऑफ स्टूडेंट, जो 10वीं 12वीं का स्टूडेंट है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उसको डायबिटीज़ हो जाए और उसको पता लगे कि उसको ये नहीं खाना, इस चीज़ का ख्याल रखना, इतना वेट कम करना है, तो उसको सारा माइंड का फोकस बिल्कुल चेंज हो जाता है। दे टेंड टू गो इनटू डिप्रेशन। जो सेकेंड इशू जो मैं कहना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ प्रेसिपिटेट करने में ही डिप्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। स्ट्रेस ऑफ डायबिटीज़, हम बहुत पेशेंट देखते हैं इस टाइप के, एग्ज़ाम में फेल हो गए, रिजल्ट गंदा आ गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, बच्चा फेल हो गया, इससे माँ बाप को डायबिटीज़ एकदम प्रेसिपिटेट हो जाती है। सो दोनों तरफ से डायबिटीज़ होने पे भी डिप्रेशन हो सकती है और डिप्रेस्ड पेशेंट को डायबिटीज़ डेवलप कर सकते हैं। डॉक्टर राकेश, यंग अडल्ट के लिए डायबिटीज केयर एंड मैनेजमेंट के फाइनेंशियल बर्डन के बारे में बताएं और साथ ही चैलेंजेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। कि डायबिटीज की स्टोरी सिर्फ डायबिटीज की नहीं। अगर पेशेंट का शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं होता तो कई बार कई साल बीत जाते हैं, पेशेंट को ऊपर से कोई सिम्टम नहीं होते। लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में होती है कि आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं,
और सब लोग डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन से वेल वर्स्ड हैं। आंखों में प्रॉब्लम होना, रेटिनोपैथी होना, हार्ट की प्रॉब्लम होना, किडनी की प्रॉब्लम होना, डायलिसिस पे चले जाना, गैस्ट्रोपैथी जिसमें पेशेंट का हाजमा बहुत ख़राब होना, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी कभी डायरिया, नर्व्स की प्रॉब्लम होना, नसों में खिंचाव आना, पेशेंट के पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ होना, आर्टरी ब्लॉक होना, ये बड़े कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कुछ वर्षों बाद शुरू हो जाते हैं। तो असली फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस तब होते हैं जब पेशेंट को इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, तो फिर तो पेशेंट की पूरी ज़िंदगी ऑलमोस्ट कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने में लग जाती है। डायबिटीज़ के लिए ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वॉकिंग, एक्सरसाइज, खान पीन में नियंत्रण रखना, डाइटिशियन से मिलना, ये सब बातें तो हैं, लेकिन साथ में मेडिसिन की भी हेल्प लेनी पड़ती है। फॉर्चुनेटली डायबिटीज़ की मेडिसिन आजकल बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन हैं और काफ़ी सस्ते दामों में आजकल अवेलेबल हैं। पहले काफ़ी महंगी होती थी और अवेलेबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो जब दवाइयाँ हमारे पास इतनी अच्छी हैं, जब हमारे पास सपोर्ट सिस्टम इतने अच्छे हैं, जब हॉस्पिटलों में और नर्सिंग होम में इतना ज़्यादा डायबिटीज़ का इलाज मिल रहा है, तो पेशेंट्स को ज़रूर ये करना चाहिए ताकि आगे जाके उनकी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। जितना डायबिटीज़ कंट्रोल आप शुरू में करेंगे, उतने फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस बाद में नहीं होंगे। इतनी महंगी दवाइयाँ डायबिटीज़ की नहीं होती, पर यस, डायबिटीज़ अभी क्रॉनिक डिजीज़ है, अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं निकला कि वो जड़ से ख़त्म हो जाए, तो दवाइयाँ पेशेंट के लंबे अरसे के लिए चलती हैं। एज ऑफ नाउ तो सिचुएशन ये है, कल क्या हो मालूम नहीं। तो डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक इलनेस है जो किसी भी एज पे जब पेशेंट को हो तो उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, वो तो एक करना ही है, लेकिन साथ में जो दवाइयों की मदद लेनी है वो भी लेना ज़रूरी है। एक नज़र कॉम्प्लिकेशन पे भी होनी चाहिए कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, ताकि ज़िंदगी एक आराम से गुजरे। और एक नॉर्मल डायबिटीज़ का पेशेंट अगर अच्छे टाइम पे कंट्रोल हो जाए या डॉक्टर के निगाह में आ जाए, तो उसकी ज़िंदगी पूरी नॉर्मल हो सकती है और पूरी नॉर्मल तरीके से वो ज़िंदगी गुजार सकता है। डॉक्टर रविवीर, हमारे समाज में कई तरह की लाइफस्टाइल डिजीज है, जिस वजह से कई बार सोसाइटी में एक इंडिविजुअल के प्रति स्टिग्मा बन जाता है। ऐसे में किसी यूथ को डायबिटीज हो जाना उन्हें कितना इफेक्ट करता है? आप कैसे एड्रेस करना चाहेंगे इस सिचुएशन को? देखिए, हमारा समाज जो है वो अभी पूरी तरह से सचेत समाज की गिनती में आना मुश्किल नहीं कहा जा सकता है। लोगों को डायबिटीज एक बीमारी है, लेकिन ये बीमारी नाइलाज नहीं है। इसमें कई तरह के इलाज संभव हैं और एक डायबिटिक भी स्वस्थ और भरपूर जीवन व्यतीत कर सकता है। ये सोच अभी तक हमारे सारे समाज में नहीं फैली है। हम किसी भी को कोई भी बीमारी होती है तो तुरंत उसके ऊपर हम सोचना शुरू कर देते हैं कि हाँ, ये तो एक तरीके से अपाहिज है या इसको कुछ समाज में पूरा अपनी क्षमता या से काम करने योग्य या समाज में पूरी तरह से एक्टिव होने योग्य नहीं है। तो इस सोच को सबसे पहले हमसे दूर करना पड़ेगा। हमें ये सोच दूर करने का एक ही तरीका है कि प्रॉपर एजुकेशन हो, समाज में जागरूकता फैले कि हाँ, डायबिटीज बाकी अन्य बीमारियों की तरह भी इलाज होने युक्त है और अगर हम उसको सही तरीके से कंट्रोल करते हैं तो हम स्वस्थ और भरपूर जीवन जो कोई दूसरा आदमी कर रहा है, सारी चीजें डायबिटिक आदमी भी कर सकता है। ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए। जब किसी को डायबिटीज के बारे में पता चले, स्पेशली यंग आदमी को, तो फिर उनको उस समय साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है और ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए उनको मानने में हिचकना नहीं चाहिए। उनको अपने आप को जागरूक करना चाहिए, डायबिटीज के बारे में समझना चाहिए, अपने डॉक्टर से या नर्स से जो भी केयर गिवर है उनसे पूरा जानकारी लें। और परिवार का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, उनको हेल्प करने के लिए वो अपने परिवार से या दोस्त से डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स या जो भी वो उनको मन में डाउट है या जो चीज़ उनको सता रही है या उनको लगता है जिस चीज़ में उनको हेल्प चाहिए, चाहे मॉनिटरिंग में हो, दवाइयों में हो या फाइनेंशियल हेल्प ही हो, तो एक सपोर्ट ग्रुप नियर निकटतम परिवार का भी होने से उनको सपोर्ट मिलेगी। इससे वो अपनी बीमारी से और बेहतर तरीके से उसको सामना कर पाएंगे। डॉक्टर संजीव, हमने देखा है कि कई बीमारियों को लेकर के सोशल मीडिया में भी कई कम्युनिटीज बन जाती हैं जहां कोई पेशेंट अपनी बात खोल करके रख सकता है। क्या आपको लगता है ऐसी ऑनलाइन कम्युनिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यंग जनरेशन को डायबिटिक है उसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? इसमें अगेन द क्वेश्चन इज यस एंड नो, बोथ वेज। आई विल गो टू फर्स्ट थिंग जो आपने कहा कि कम्युनिटीज़ बन जाती हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप बन जाते हैं या उसके ऊपर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन फेसबुक पे आपको मिलती है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या वो जो इन्फॉर्मेशन है, इज इट बीइंग गिवन बाय ए क्वालिफाइड पर्सन और बाय एनीबॉडी एल्स, जिसका अपने एक्सपीरियंस हिसाब से कोई भी कुछ पोस्ट कर सकता है। बहुत बारी मैंने देखा है कि उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं होती,
पर्टिकुलरली डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, ये बिल्कुल टेलर मेड थेरेपी होनी चाहिए। कौन आदमी कितनी एक्सरसाइज कर सकता है, जबकि आप नेट पे जाओगे तो वो बताएंगे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट एक इंडिविजुअल ट्रीटमेंट में जहाँ टेलर मेड ट्रीटमेंट देनी है, कितनी कैलोरीज डाइट लेनी है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, क्या आपकी बेसिक अंडरलाइन कंडीशन है। मान लो किसी को हार्ट की तकलीफ है, उसको कहें कि आपको वेट उठाने हैं, किसका वेट कितना, कितनी स्पीड पे उसको वेट कम करना है और कब तक करना है। ये सारी चीज़ें आई थिंक एक डॉक्टर पर्सनल इंटरेक्शन से ज़्यादा आई थिंक बेटर एक्सप्लेन हो सकती है। मैं स्टिल अभी मैं यही चाहता हूँ कि यूजली जब ऐसी प्रॉब्लम किसी पेशेंट को आए, these things should be explained in a diabetic clinic in an institution. उसके अंदर आप डॉक्टर अपनी एडवाइस देगा, डाइटिशियन अपनी एडवाइस देगी, फिजियोथेरेपिस्ट है जो उसको असेस कर सकते हैं। उसकी कोई कोमॉर्बिडिटीज है, मान लीजिए किसी को हार्ट की तकलीफ है, किसी को किडनी, किसी को आई का असेसमेंट होना है, ये सारी चीज़ें अंडर वन रूफ होनी चाहिए, रेदर देन पेशेंट अपने आप कभी भी किसी मौके पे कोई भी साइट खोल के उसको फॉलो करना शुरू कर दे। सिमिलरली आप देखेंगे कि अगर नेट पे जाएंगे, इंटरनेट पे या व्हाट्सएप पे, हर तरह की पैथीज, होम्योपैथी, यूनानी, और जिन लोगों का कोई पैथी नहीं है वो भी अपनी एडवाइस देने से नहीं चूकते, बिकॉज उसके अंदर कोई मनाही नहीं है कि आप क्या बोल सकते हो, क्या लिख सकते हो, उसके ऊपर कोई चेक नहीं है। एंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम दीज इंफॉर्मेशन मे नॉट बी करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट, कि उसको कितना वेट कम करना है, किस स्पीड से कम करना है, कितने कैलोरीज डाइट लेनी है, क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता। तो एवरीथिंग विच इज रिटन इन द बुक और ऑन ए पेज इन द इंटरनेट cannot be straightway applied to the whole of the population. So I am not very much favor of, yes, you may get some information, हाँ उसको भी है, उसने ये किया है, उसने ये किया है, but final advice it should be through the doctors or through the qualified medical team should be one to take care of the patient. डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से ही होती है। प्री डायबिटीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है आप सभी डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे और अपना ख्याल रखेंगे ताकि प्री डायबिटीज से बचा जा सके। इस खास शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।